नमस्कार दोस्तों। आइए बॉटनी वाला में एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं हिमाचल प्रदेश टैट जून 2022 के एग्ज़ाम में। अगर आप लोग टैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम इतनी डिटेल से इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस के आसपास जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रांस या केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें जिनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम इसी 2022 एग्ज़ाम के 4 टॉपिक्स में लेकर आई हूँ, प्लेलिस्ट पे आपको दे दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। टीजीटी मेडिकल के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो डाले गए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है प्लांट्स में होता है और ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। प्लांट्स में ही नहीं, ये एनिमल्स में भी होता है। जो यूकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? क्या वो NADH बनता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी ADP या ऑप्शन नंबर डी ATP प्लस वाटर। तो क्या इसमें बनता है? जो इसका एक आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ATP और H2O का होता है। ये एक एंड प्रोडक्ट है। अभी देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती क्या है। जिस भी सेल में रेस्पिरेशन हो रही है, और ख़ास कर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, अगर वहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है तो उस रेस्पिरेशन के हम पढ़ते हैं 4 मेन पार्ट्स, ठीक है, या 4 मेन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, अच्छा, रेस्पिरेशन होती क्या है? बेसिकली रेस्पिरेशन सिंपल है। जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, हम यहाँ पर ग्लूकोज को लेकर चलते हैं। अब ग्लूकोज में क्या है, हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज में एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको वो ट्रैप करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया होता है उस एनर्जी को। फिर उस ग्लूकोज की जो एनर्जी है उस एनर्जी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से एनर्जी जो है लिबरेट होती है, और इसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है लाइफ के वेरियस प्रोसेसेस में जो मेटाबॉलिज्म यूज़ होता है उसको कैरी आउट करने के लिए। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये 4 पार्ट्स में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज और लिसिस का मतलब है टूटना, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। किस में टूटता है? पायरुवेट में टूटता है। 2 पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, वो जो थर्ड स्टेप होगा वो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम A को क्रेब साइकिल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और क्रेब साइकिल हमारी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका एक सेंट्रल प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, क्रेब साइकिल को, ठीक है। और क्रेब साइकिल के एंड में फोर्थ में आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसके भी लास्ट में कीमियोस्मोसिस आती है जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ पार्ट।
अभी होता क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस बोला या पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन बोले या जो क्रेब्स साइकिल बोला, यहाँ पर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADH2 और FADH2 की फॉर्म में। ठीक है, ये जो 3 साइकिल हुए क्रेब्स साइकिल तक, यहाँ पर NADH2 और FADH2 की फॉर्मेशन की जाती है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये एनर्जी रिच हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन कंपाउंड में होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इन हाइड्रोजन या इस एनर्जी को अभी यहाँ पर यूटिलाइज करना है, हमने ATP की फॉर्मेशन करनी है। ये ATP की फॉर्मेशन कैसे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में इस हाइड्रोजन को आप सीधा नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कैरी करना पड़ता है टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाकर ख़त्म होंगे या फिर कहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन होता है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है लास्ट में, जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीडेटिव, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? ATP की फॉर्मेशन, और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है और जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन यहाँ पर फाइनली होगी। तो ऑक्सीजन जो है वो इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो ADP है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो लगता है और उसकी वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है तो ये इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा एक और फॉस्फोराइलेशन होती है। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, एक क्लोरोप्लास्ट में भी होती है जिसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइट वहाँ पे वो फॉस्फोराइलेशन ATP की सिंथेसिस होती है, इसलिए उसको नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह देते हैं या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह देते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आई है तो ये टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ATP की फॉर्मेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्स डैश रिड्यूस्ड require dash molecules of reduced NADP। ओके, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसकी जब सिंथेसिस होनी है तो हमें कितने मॉलिक्यूल NADP रिड्यूस्ड चाहिए, यानी NADPH जो है वो चाहिए। तो ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है 12। फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होनी है केल्विन साइकिल में, जिसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, यहाँ पर हमें चाहिए 18 ATP और 12 NADPH2। ठीक है, ये 12 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसके चाहिए होते हैं। रिड्यूस्ड NADP है, रिड्यूस्ड NADP मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस मॉलिक्यूल में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह से इम्पॉर्टेंट है कि जो केल्विन साइकिल है वो किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ऐसा पूछ सकते हैं कि केल्विन साइकिल में कितने ATP यूज़ होते हैं, ये पूछ सकते हैं केल्विन साइकिल में कितने NADPH2 यूज़ होते हैं, रिड्यूस्ड NADPH2 कितने यूज़ होते हैं, या सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने रिड्यूस्ड NADPH या NADP जो है वो
चाहिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। याद रखना है केल्विन साइकिल में 18 एटीपी और 12 NADPH2 की यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे यूज हो रही है एटीपी फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसाइज करना। क्या सिंथेसाइज करना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेना लाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल जो है वो यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन जो है वो फ्री मिल जाती है यहाँ पे। अभी यहाँ पर ये जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, ये वाली जो चीज़ है, ये ऐसे ही तो बन नहीं जाएगी। इस चीज़ को बनने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसको लाइट एनर्जी बोल रहे हैं। तो सनलाइट को हम डायरेक्ट यूज़ तो नहीं कर सकते। इस सनलाइट को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीपी में और NADPH2 में। ठीक है, एटीपी और NADPH2 में इस सनलाइट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिसको मैं पिछले क्वेश्चन में कह रही थी फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। लाइट के प्रेजेंस में इस एनर्जी को पहले बनाना पड़ेगा, ताकि इस एनर्जी को यूज़ करके हम इस रिएक्शन को कैरी आउट कर पाएँ। तो ये जो एनर्जी बनती है सबसे पहले, ये बनती है लाइट रिएक्शन में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और ये जो क्लोरोफिल है उसमें जो छोटे छोटे थाइलाकॉइड्स या ग्रेना होते हैं, वहाँ पर ये रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो एटीपी और NADPH2 की सिंथेसिस में क्या है, सनलाइट की इम्पोर्टेंस है। उसी लाइट को तो हमने यूटिलाइज करना है। क्लोरोफिल ने उसी लाइट को यूज़ करके फोटोलिसिस करनी है, वाटर को तोड़ना है। वाटर टूटेगा तभी वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को Z स्कीम में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ETS चलता है और उस ETS में ये ATP और NADPH2 सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है जी, लाइट रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन ने ये एसिमिलेटरी पावर्स जो हैं ATP और NADPH2 इसकी प्रोडक्शन की। कितने ATP? एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 जो है वो बनाए। ठीक है, उसके बाद जाके जो है वो एनर्जी यूज़ हुई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एसिमिलेट करने में, इनटू अ ग्लूकोज बनाने में। वहाँ पे उस एनर्जी को यूज़ किया गया। तो जो सेकंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है? डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोला? क्योंकि इसके लिए अभी लाइट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि अंधेरे में होगी, लेकिन इस डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि लाइट का जो ATP है वो हमने बना लिया है, एनर्जी जो है वो हमने ट्रैप कर ली है। अब डार्क रिएक्शन में कौन सा साइकिल होता है? ये होता है केल्विन साइकिल, जहाँ पे अगेन मैं बार बार ये बता रही हूँ कि 18 ATP और 12 NADPH2 या रिड्यूस्ड NADP जो है वो यूज़ हो रही हैं, ताकि आपको बार बार याद हो जाए। ठीक है, तो इस केल्विन साइकिल में क्या होता है? इस केल्विन साइकिल में एक एंजाइम लगता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। सॉरी, ये तो केमिकल है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। इस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। C3 साइकिल हम इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल को। क्यों? क्योंकि ये रुबिस्को जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है। 5 कार्बन इसमें पहले से होते हैं, एक कार्बन ये आया, 6 कार्बन बन गए और आगे चलकर ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस साइकिल के स्टार्टिंग में कितने कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड बना? 3 कार्बन का कंपाउंड बना, और फिर ये 6 टाइम्स ये जो साइकिल है, केल्विन साइकिल है, ये चलती है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बनता है।
अगेन कितने ATP, 18 ATP लगते हैं और 12 NADPH2 लगते हैं। डन। और इस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है डार्क रिएक्शन में। आगे भी बहुत कुछ होता है, जैसे C3 रिएक्शन है, C4 रिएक्शन भी होती है और C2 रिएक्शन भी होती है। दोनों को हम पढ़ेंगे क्योंकि इसी पेपर में ये सब कुछ पूछा गया है 2022 के टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। देखो आ गया यही क्वेश्चन। C3 और C4 प्लांट में क्या मेजर डिफरेंस है? तो C3 प्लांट अभी हम बात कर रहे थे। C3 क्या है? केल्विन साइकिल है। पहले ये देखते हैं C3 को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 प्लांट में जो सबसे पहले बनेगा, जो सबसे पहले C4 प्लांट में बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, इसलिए इसको C4 प्लांट बोलते हैं। अब ये जो C3 और C4 प्लांट है, इनमें अगर हम डिफरेंस देखें, मेन डिफरेंस जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फोटो रेस्पिरेशन, बी है रेस्पिरेशन, सी है ग्लाइकोलिसिस और डी है केल्विन साइकिल। तो C3 और C4 प्लांट दोनों में ही केल्विन साइकिल होता है। केल्विन साइकिल होता है मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है तो रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस भी होगी ही होगी, और ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो आगे रेस्पिरेशन भी होगी ही होगी, ATP की फॉर्मेशन होगी ही होगी। क्या चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है? वो है फोटो रेस्पिरेशन। C3 और C4 प्लांट में, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं पहले और फिर फोटो रेस्पिरेशन को हम एक बार देखेंगे। ये जो C4 प्लांट है, यहाँ से और क्वेश्चन आता है, एक बोलते हैं हम क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी सबसे पहले इसको पोएसी के जो फैमिली के मेंबर्स हैं वहाँ पर डिस्कस किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। तो क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उसमें बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर इस लीफ को, ये लीफ है, अगर इसको इस तरह से काटा जाए तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये बाहर जो हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, ये बंडल शीथ सेल्स हैं, मोटे मोटे होते हैं, काफ़ी मोटे मोटे इन द सेंस इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। यहाँ पर जो मीजोफिल सेल है, यहाँ पर सिर्फ C4 साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलता है, और जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पर हमें C3 साइकिल देखने को मिलता है। तो ये जो C4 प्लांट है इसको हम C4 बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है वो C4 कंपाउंड बनाने के लिए हो रही है, और C3 साइकिल भी यहाँ पर हो रहा है, यानी केल्विन साइकिल भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है? बंडल शीथ सेल में हो रहा है। अब फोटो रेस्पिरेशन को देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो है, फोटो रेस्पिरेशन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है से, और ये C3 प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा क्या C3 प्लांट में ही देखने को मिलता है, C4 प्लांट में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तब हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेलीज जो हैं ये फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जबकि जो नॉर्मल
रेस्पिरेशन है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और फोटो रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई एनवायरनमेंट में, और C3 प्लांट्स जो हैं वो अब क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस की जगह फोटो रेस्पिरेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बताती हूँ अभी होता क्यों है, कुछ और देखते हैं। तो इस फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड, ओके, ग्लाइकोलिक एसिड इसको बोलते हैं। और क्या होता है, और होता ऐसा है कि इसमें कोई भी ATP और NADH2 की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए इसको वेस्टफुल फिनोमिनन जो है वो कहा जाता है। इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि ATP और NADP की फॉर्मेशन नहीं होगी, NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये क्या है, वेस्ट ही है ये प्रोसेस। तो ये क्या है, फोटो रेस्पिरेशन है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन जो है, कुछ बताना था मुझे, अच्छा होता क्या है। देखो, जो रुबिस्को एंजाइम है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, रुबिस्को, ठीक है, रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड इसे कहेंगे कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एंजाइम, रुबिस्को। ठीक है, ये जो रुबिस्को है, इस तरह से रुबिस्को, रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीडेशन भी करता है और ये रिडक्शन भी करता है। ठीक है, तो अब जब इसको केल्विन साइकिल में जाना है तो ये कार्बोक्सिलेशन करेगा, लेकिन जब इसको फोटो रेस्पिरेशन करना है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में, तो इसका जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजनेज वाला जो एंजाइम है वो सिस्टम इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब ऑक्सीडेटिव सिस्टम इसका एक्टिव हो गया तो वहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजनेज एक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए जो फोटो रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर होता है। और क्रेन्स एनाटॉमी में होता क्या है, बंडल शीथ जो सेल्स होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की ऑक्सीजन जो है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन, वो एंटर नहीं कर पाती है। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। मैं C4 प्लांट्स की बात कर रही हूँ, बंडल शीथ सेल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ही हाई होती है, एक्सटर्नल जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, सिर्फ C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल जो है देखने को मिलती है, C2 साइकिल जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, ऑप्शन नंबर A ओडम, B E मंच, C अर्नेस्ट हकल एंड D नन ऑफ दीज। तो टर्म इकोलॉजी जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। टर्म इकोलॉजी जो है ये अर्नेस्ट हकल ने दी थी सबसे पहले। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, या ये कह लीजिए कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरैक्शन विद सराउंडिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, या घर की या पारिस्थिति है ना, घर के बारे में पढ़ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का घर कैसा है उसके बारे में पढ़ना, इट इज़ इकोलॉजी। और ओडम जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी कहा जाता है, और मंच को हम मंच हाइपोथेसिस के लिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, एल्गी, लाइकेंस, फर्न और मस्टर्ड। इसका सही ऑप्शन है लाइकेंस, क्योंकि लाइकेंस को बहुत ज़्यादा
अच्छा बायो इंडिकेटर माना जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के लिए। तो जिस भी इलाके में सल्फ़र डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर लाइकेन्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ये जो लाइकेन्स हैं आपने जंगलों में बहुत ज़्यादा देखे होंगे या ऐसे एरिया में जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, गाड़ियों का पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर ये लाइकेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसके अलावा लाइकेन से क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलती है और ये होती है लाइकेन्स की सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, और ये ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अगर लाइकेन्स में जो एल्गी और फंजाई के पार्टनर हैं वो इंडिविजुअल रहना चाहें तो इनकी गृहस्थी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, गृहस्थी क्या, ये इंडिविजुअल भी समाप्त हो जाएंगे। तो एल्गी और फंजाई जो है इन दोनों का बैलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्गी जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है। एकदम से जैसे भारतीय घरानों में टिपिकल एक कपल जो है, एक जोड़ा जो है वो रहता है पति पत्नी की तरह, वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पर एल्गी और फंजाई जो हैं वो शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक या सेक्रेड ग्रूव्स? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीड बैंक। सीड बैंक जो है ये एक्ट या एग्जाम्पल है एक ex-situ कंजर्वेशन का। अब ex-situ कंजर्वेशन या in-situ कंजर्वेशन क्या होती है? हमारे नेचर में बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच जाते हैं, जिनकी प्रेजेंस को थ्रेट है। उस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए देयर आर सर्टेन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़, उनको संरक्षित रखने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और उन स्ट्रैटेजीज़ में दो तरह की स्ट्रैटेजीज़ आती हैं। एक आती है इन सीटू और दूसरी है ex-situ कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब है नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व करना, और ex-situ कंजर्वेशन का मतलब है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर, ठीक है, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट जब हम कंजर्व करेंगे तो उसको ex-situ कंजर्वेशन कहा जाएगा। अब जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सेक्रेड ग्रूव्स है, ये इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। क्यों? नेशनल पार्क में क्या है, हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ के लिए उसका जो भी इकोसिस्टम है, उसका जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट की, उसको एज सच रहने देते हैं, ज़्यादा छेड़खानी उससे नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क में पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व किया जाता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंजर्व होगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो भी फ्लोरा फाउना होगा वो कंजर्व हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पर्टिकुलर फौना को हम कंसीडर करते हैं और उसके लिए उसका जो भी इन्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट है, उसको कंजर्व करते हैं उसके ही नेचुरल जगह पे। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? अब क्योंकि हम हिमाचल में हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो देवता होते हैं उन्होंने अपने अपने जंगल जो हैं वो संरक्षित रखे होते हैं। उनके जंगल से आप लकड़ी क्या पत्ता भी उठाकर नहीं ले जा सकते, ऐसी मान्यता होती है। तो वो भी क्या है, किसी न किसी तरह से वो आराध्य देवों के अंडर जो वो एरिया आ रहा है जहाँ पर आप किसी भी तरह की अपनी मर्ज़ी से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, तो वो भी क्या है, एक तरह से नेचुरल कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। अब ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, आउटसाइड नेचुरल जो उनका प्लेस है उससे बाहर जाकर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, उसके जीनोम को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होगा, ex-situ कंजर्वेशन होगा। सीड बैंक इसका एक एग्जाम्पल है। हम तरह तरह के सीड्स जो हैं उनको अपने पास रखते हैं। आपके घरों में अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो
अलमीरा का पक्का कोई एक ऐसा सेक्शन होगा या आपके स्टोर रूम का कोई ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे बहुत सारी बोतलों या लिफाफों में तरह तरह के बीज जो हैं वो पड़े होंगे, दैट्स अ काइंड ऑफ सीड बैंक। कोई हाइब्रिड का बीज होगा, कोई नए धान का, कोई पुराने धान का, गेहूं का, अलग अलग तरह के बीज जो हैं वो आपके पास आपने ज़रूर संभाल के रखे होंगे। तो वो क्या है, नेचुरल कंडीशन में नहीं है, आपने उसको अलग जो है वो रखा हुआ है और फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं। सीड बैंक की तरह ही जैसे बोटैनिकल गार्डन्स हैं। अब बोटैनिकल गार्डन्स में इंडिया का जो बोटैनिकल गार्डन है, हावड़ा में जो बोटैनिकल गार्डन है, सिरपुर बोटैनिकल गार्डन, वहाँ के बोटैनिकल गार्डन में आपको सिर्फ इंडिया के ही प्लांट स्पीशीज़ नहीं देखने को मिलेंगी या बाकी जो स्पीशीज़ हैं वही देखने को नहीं मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह के, देश के, विश्व के अलग अलग कोने से लाइफ स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो वो बोटैनिकल गार्डन है। नेचुरल हैबिटेट से अलग आपने आर्टिफिशियल हैबिटेट उनको प्रोवाइड करवाया और वहाँ पे आप उनको ग्रो करवा रहे। इसके अलावा ज़ूलॉजिकल पार्क या ज़ू जिसको कहते हैं, वो भी एक एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। आप जंगलों में कंजर्व नहीं कर रहे हैं, आपने पिंजरे में कुछ जानवरों को कैद कर दिया है और वहाँ पे आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सिटू कंजर्वेशन। और पोलैंड बैंक इसमें एग्जाम्पल आता है, जर्म बैंक इसमें एग्जाम्पल आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये एक्सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। Next question, the embryo at 16 cell stage is known as। तो एम्ब्रियो जब 16 सेल स्टेज का हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले क्या होगा, देखो फर्टिलाइजेशन होगी सबसे पहले। अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें या ममेलियन एम्ब्रियो की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो स्टेजेस हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्पर्म एंड द ओवम वो मिलेंगे आपस में और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और ये जाइगोट जो है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। इसमें फिर क्लीवेज होती है। क्लीवेज एक तरह का डिवीज़न है जिसमें जाइगोट का जो साइज़ है उसी साइज़ में, ठीक है, जो सेल्स का साइज़ है वो छोटा छोटा होता जाएगा। एक ओवरऑल सेल जो है वो ग्रो नहीं करता है, ओवरऑल साइज ग्रो नहीं करता है क्लीवेज में। ठीक है, जाइगोट से क्या है, फिर 8 to 16 सेल स्टेज सबसे पहले बनती है और ये मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम कहते हैं मोरुला। तो मोरुला इज द राइट आंसर। द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरुला। अब ये जो मोरुला है धीरे धीरे क्या है, इस मोरुला के बीच में एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, 16 सेल ही नहीं, ये आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, 32 हो रहे हैं, 64 हो रहे हैं, अप टू 100 सेल्स तक जो है जा सकता है। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं एक इस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट के बाद क्लीवेज हो रही है तो मोरुला बन रहा है। मोरुला के बाद जो है वो बन रहा है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला और मोरुला में एक एक जो सेल्स हैं ये है ना, द सिंगल सेल जो हैं यहाँ पर उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में। मोरुला कन्वर्ट होता है ब्लास्टुला में। होता क्या है इसमें, सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल लेयर का एक हॉलो स्ट्रक्चर बनता है, हॉलो स्फीयर बनता है, उसको हम ब्लास्टुला कह देते हैं। और इस ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आती है वो आती है गैस्ट्रुला की स्टेज। गैस्ट्रुला में क्या होता है, ये सिंगल लेयर में जो सेल्स हैं यहाँ पर अब लेयर जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ये जर्म लेयर्स जो हम 3 जर्म लेयर पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वो बनना स्टार्ट हो जाती है गैस्ट्रुला में और 3 लेयर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। 3 to 4 लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो बनती हैं और यहाँ पर जो
गैस्ट्रुला है, इसके बाद ये जो जर्म लेयर्स बन रही हैं, इसके बाद यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन जो है वो स्टार्ट होती है। गैस्ट्रुला से गैस्ट्रुलेशन होती है, जिसमें ऑर्गन्स की फॉर्मेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब बेबी के ऑर्गन्स जो हैं वो बनना, फिटस के जो ऑर्गन्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है गैस्ट्रुलेशन के बाद। तो सबसे पहले मोरुला के बाद ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रेशन जो है, गैस्टेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो गैस्ट्रुला तक बनने की जो क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला तक जो बनता है, एक एम्ब्रियो जब बनता है, तो ये फर्टिलाइजेशन के विदिन 4 to 5 आवर्स या अप टू 10 आवर्स जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, गैस्ट्रुला तक बनने की जो प्रोसेस होती है। और उसके बाद फिर 9 मंथ्स लगते हैं कंप्लीट एक बेबी को प्रिपेयर होने में, एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First polar body is formed at which stage of oogenesis? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या है कि हम कहते हैं कि बर्थ से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि पूरी उम्र में कितने ओवम जो है वो बनेंगे। ठीक है, आफ्टर बर्थ द नंबर ऑफ ओवम दैट डजंट चेंज, जो बन गया वो बन गया। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि बिफोर बर्थ ओवरी में, ये अगर ओवरी है तो यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं, जर्मिनेटिव सेल्स, ठीक है, ये हम इनको कह देते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं oogoनियम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगी प्राइमोर्डियल जर्म सेल में, और माइटोसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं oogoनियम में। ये oogoनियम में फिर ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद oogoनियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये यहाँ पर मियोसिस में जाना स्टार्ट कर देता है। मियोसिस में होती है एक डिप्लोटीन स्टेज, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज, यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी oocyte की जो डिप्लोटीन स्टेज है मियोसिस 1 की, यहाँ तक ये फीटस में ही पहुँच चुका होता है। कोई भी बेबी गर्ल अगर है वो माँ के पेट में है, उसके फीटस में ही, ठीक है, जब वो फीटस फॉर्म में है तभी ये डिसाइड हो गया है कि कितने oocyte जो हैं वो बनेंगे। तो ये oocyte जो हैं ये मियोसिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं, और जो यहाँ पर oogoनियम oocyte में कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये प्राइमरी oocyte क्या है, प्राइमरी oocyte जो सेल्स हैं, ये प्राइमरी oocyte एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कंप्लीट करते हैं अपनी फर्स्ट मियोसिस, और फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ यहाँ पर बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis? तो ये क्या है, फर्स्ट मियोसिस में हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट मियोसिस के बाद क्या है, सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अब मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ये सेकेंडरी oocyte जो है जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये सेकेंडरी oocyte जो है ये लिबरेट होता है। अभी इसमें मियोसिस 2 नहीं हुई है, मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ फर्स्ट मियोसिस इसमें हुई है, और ये लिबरेट हो गया अगर मेंसेस हैं तो। मेंस्ट्रुएशन हुआ तो ये लिबरेट हो गए, और अगर मेंसेस नहीं हुए तो इन्हीं oocyte में क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए
यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होती है। सेकेंडरी oocyte जो है ये जब कांटेक्ट में आता है ऑफ द स्पर्म तो यहाँ पर इनिशिएट होती है सेकेंडरी मियोसिस। सेकेंडरी मियोसिस यहाँ पर सेकेंड मियोसिस जो है वो यहाँ पर होती है और ये फिर कन्वर्ट होता है ओवम में जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अभी सिर्फ स्पर्म की कांटेक्ट हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है ये ओवम में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte और इस ओवम के साथ साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो यहाँ पर लिबरेट होती है। एक एक चीज़ जो यहाँ पर बताई है वो इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कब बनती है? वो बनती है फर्स्ट मियोसिस स्टेज पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।